टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજની વિશેષ રજૂઆતની સાથે હું છું હિતવી. આજે વાત કરી રહ્યા છે બ્લડ કેન્સર વિશે. બ્લડ કેન્સરને લઈને ઘણા જ બધા મિથ છે, કારણ કે અને હોવા બી જોઈએ, કારણ કે આને લઈને તમે જુઓ કે તમારા આખા શરીરના બ્લડ એ તમારા દરેક ઓર્ગન સુધી પહોંચે છે, દરેક ઓર્ગનમાં એ બ્લડ સપ્લાય થાય છે. તો જ્યારે બ્લડ કેન્સરને ટ્રીટ કરવાની વાત આવે ત્યારે ઘણા બધા સવાલો પણ થાય કે આજે મને બ્લડ કેન્સર છે તો શરીરના અન્ય અંગોનું કેન્સર થવાનું પણ ચાન્સીસ વધી જાય છે. આખા શરીરમાં આ લોહી તો ફરે છે, તો શું હું ખરેખર પહેલાં જેવો સાજો થઈશ કે નહીં થવું? મારું જીવન અહીંયા જ સમાપ્ત થઈ જશે? આની ટ્રીટમેન્ટ કેટલી મોંઘી હશે? આની ટ્રીટમેન્ટ હું ખરેખર કરાવી શકીશ? જો ટ્રીટમેન્ટ કરાવી તો પછી હું બેક ટુ નોર્મલ લાઈફ જીવી શકીશ? આવા ઘણા જ બધા તમારા સવાલ અમારા સુધી પહોંચ્યા છે અને એના જ માટે અમે ખાસ આ કાર્યક્રમની રજૂઆત લઈને આપની સમક્ષ આવ્યા છે. અને આજે આ કાર્યક્રમ થકી તમને પૂરેપૂરા તમારા જેટલા પણ સવાલો હશે બ્લડ કેન્સરને લઈને તેનો યોગ્ય જવાબ આપવાની ગેરંટી આ કાર્યક્રમ થકી હું તમને આપું છું. મારી સાથે ઝાયડસ હોસ્પિટલ તરફથી ડૉક્ટર આકાંક્ષા આ ચર્ચામાં જોડાયા છે, જે આજે તમને પૂરું માર્ગદર્શન આપશે બ્લડ कैंसर विषय. डॉक्टर आकांक्षा, आपका खूब खूब स्वागत है. आकांक्षा जी, जिस तरह से हम बात करें ब्लड कैंसर के लिए कई सारे मिथ है, जैसे भी मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में. ब्लड कैंसर एक्चुअली में क्योरेबल है कि नहीं, वो सबसे अहम क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों के मन में भी अभी यही बात है कि अगर हम ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये क्योर होगा कि नहीं होगा. अगर क्योर होगा तो आगे हम सुनना चाहेंगे, तो इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए. सो थैंक यू. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक दर्शकों के लिए. तो ब्लड कैंसर का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो काफ़ी लोगों के मन में एकदम डर बैठ जाता है कि ये तो डेथ सेंटेंस है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो आज मैं ये मिथ बस्ट करना चाहूँगी. बेसिकली ब्लड कैंसर जो होते हैं वो आज की डेट में 100 से अधिक हैं नंबर में. तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर्स रहते हैं. इसमें बेसिकली कुछ जो कैंसर होते हैं वो धीमी गति के कैंसर होते हैं, जिनमें ट्रीटमेंट काफ़ी बारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, या फिर अगर हम ट्रीटमेंट देते भी हैं तो वो बहुत मामूली और कम साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ रहती हैं. और दूसरा जो होता है वो तेज़ी के कैंसर्स होते हैं, तो उनमें हमें डेफिनेटली पेशेंट को कीमोथेरेपी और आगे इम्यूनोथेरेपी ये सब देना पड़ता है. बट बच्चों में अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया, तो उनमें ऑलमोस्ट 90% केसेस में क्योर मिल सकता है. बट अगर हम बात करते हैं पेशेंट जो 60-70 साल से ऊपर के हैं, तो उनमें काफ़ी बारी जो अक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं उनका जो आउटकम होता है वो कम रहता है. बट प्रेजेंटली अगर हम सारे कैंसर्स का साथ में बात करें तो ऑलमोस्ट 80% ब्लड कैंसर्स जो हैं वो क्योरेबल हैं. दैट मीन्स ब्लड कैंसर क्योरेबल है. अब हमारे दर्शक आगे की चर्चा सुनना चाहेंगे. क्योरेबल है तो हमारे पास एक पॉजिटिव व्यू है कि हम अगर क्योरेबल है तो हमारे फैमिली मेंबर में से किसी को भी अगर ये फ्यूचर में भी आता है तो हम अपना जो तरीका है वो पॉजिटिव रखेंगे. डॉक्टर के साथ भी हम बार बार बातचीत भी करते रहेंगे. पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि डेथ के ऊपर, ना कि हम हार मान जाएंगे. अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर एक ही चीज नहीं है, उसमें भी पेटा टाइप्स होते होंगे शायद. तो उसका भी नॉलेज दर्शकों को मिलना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या? हाँ, सो ब्लड कैंसर बेसिकली कैंसर होता है ब्लड का. जो हमारे जो ब्लड होता है वो हमारी बोन मैरो, जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो. तो वहाँ से हमारे जो ब्लड के सारे कण होते हैं, जो मेनली 3 मेजर कण क्या होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारी हीमोग्लोबिन बनाते हैं वो वाले सेल्स. फिर दूसरे होते हैं हमारे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं. और तीसरा होता है हमारे प्लेटलेट्स. तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं हमारे बोन मैरो में से बनते हैं. अब उसके साथ में हमारी जो गांठें होती हैं यानी कि लिम्फ नोड्स, तो ये जो गठान होती हैं हमारे गले में होती हैं, जांघ में होती हैं, प्लस हमारी बगलों में भी होती हैं. तो ये सब के अगर कोई भी गांठें बढ़ने लग जाएं या फिर हमारे बोन मैरो में कोई ऐसे सेल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाएं तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर मोटे तौर पे बोलते हैं. एट प्रेजेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि 100 से भी ज़्यादा ब्लड के कैंसर्स हैं. बट मेन जो 3 कैटेगरीज हैं कैंसर की वो है ल्यूकीमिया, जो हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल की जो कैंसर होता है वो, लिम्फोमा जो हमारी गांठों के कैंसर होते हैं, और तीसरा होता है मल्टीपल माइलोमा. तो माइलोमा जो होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स. तो उसके बढ़ने की वजह से अगर वो बोन मैरो में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा. तो ये मोटे तौर से 3 टाइप के कैंसर्स ब्लड के माने जाते हैं.
बिल्कुल। आप इतने सालों से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो ज्यादातर क्या देख रहे हैं? ब्लड कैंसर होने का रीजंस क्या देख रहे हैं और सबसे ज्यादा एज ग्रुप क्या देख रहे हैं इसमें? सो अभी मैं अगर बोलूँ तो ब्लड के कैंसर्स, जो सारे कैंसर्स जो होते हैं उसके ऑलमोस्ट जस्ट 10% ही इंसिडेंस है, बट हमारी प्रैक्टिस में, मैं ऑलमोस्ट 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो उसमें अगर मैं बोलूँ तो ईयरली अगर हम डेटा इंडिया का भी देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख पेशेंट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर ब्लड कैंसर से डायग्नोज होते हैं। तो अब इसमें ये माना जाता है कि इसका कोई कारण एज सच स्पेसिफिक कुछ है नहीं, लेकिन जो पेशेंट्स केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स, जैसे हमारे ये फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स के साथ काम करते हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है कि जिससे आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। फिर कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या HIV, तो ऐसे कोई पेशेंट्स हो जिनमें ये इन्फेक्शन हो तो वो ब्लड कैंसर्स के ज़्यादा प्रोन होते हैं। एंड तीसरा अगर हम बात करें तो जैसे रेडिएशन होती है, अगर आपने कभी CT स्कैन किया हो या एक्सरे बार बार हुए हैं तो वो सब पेशेंट में भी ब्लड कैंसर हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, काफ़ी बारी कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ये तीनों ही चीज़ें नहीं एक्सपोजर हुई होती है, फिर भी उनमें कैंसर होने का रिस्क होता है। तो जैसे फैमिली में किसी को रहा हो तो जेनेटिक बेसिस भी होती है जिसकी वजह से कैंसर्स हो सकता है। तो अगर किसी के फैमिली में कैंसर हुआ है ब्लड का, तो 10% रिस्क रहेगा कि आगे की जनरेशन्स में भी ब्लड का कैंसर उनमें हो सकता है। और ब्लड कैंसर, काफ़ी पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि हम ब्लड कैंसर है तो और किसी को हो सकता है क्या हमारे साथ में जो रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ब्लड कैंसर जो है उसको मतलब वो छूने से या साथ में बैठ के खाना खाने से उससे नहीं होता है, कंटेजियस नहीं है। तो उसमें अभी बहुत सारे कारण रहते हैं ब्लड कैंसर के, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मोटे मोटे 3-4 मेन रीजंस हैं। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट की भी बात करें, एज आपने जिस तरह से बताया, गांव के लोगों को भी हो सकता है, शहर में रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी एज ग्रुप वाइज ट्रीटमेंट हम देखते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक ट्रीटमेंट सेम ही रहती है, या फिर एज ग्रुप के वाइज हम ट्रीटमेंट को अलग कर सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट ये एज को ये नहीं देनी चाहिए, ज्यादा कीमो नहीं देना चाहिए, ज्यादा सर्जरी हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रहता है? यस। सो पहला चीज़ ये कि ब्लड कैंसर, और जैसे हम लोग ल्यूकीमिया या लिम्फोमा या माइलोमा की बात करते हैं तो उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। तो मोटे तौर में जो ब्लड के कैंसर होते हैं वो यूजुअली कीमोथेरेपी या फिर कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी, जो सेक वाली ट्रीटमेंट होती है, उससे भी ट्रीटमेंट होने से ब्लड के कैंसर्स ठीक हो सकते हैं। तो इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि बच्चों में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही कीमोथेरेपी, जो हम बोलते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर के सेल्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, वो एक कॉमन बैकबोन होता है ट्रीटमेंट का। उसके अलावा अगर पेशेंट जैसे 60-70 साल का पेशेंट हमारे पास आया, तो हमें पता है कि भाई कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट शायद कीमो को सहन ना कर पाएँ, तो उन केसेस में अभी हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसी थेरेपीज़ देते हैं जो थोड़ी शरीर को मतलब ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, थोड़ी माइल्ड थेरेपीज़ रहती है बट इफ़ेक्टिव भी रहती हैं एट द सेम टाइम। तो वो भी ऑप्शन हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए हैं। फिर अगर हम आजकल इम्यूनोथेरेपी का बहुत डिस्कशन है, टारगेटेड थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी एडवांटेज ये रहती है कि इम्यूनोथेरेपी जो होता है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को यूज़ करता है कैंसर के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ पर्टिकुलरली कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, आपकी जो बाकी के बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं जो कैंसर से इन्वॉल्व नहीं है, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज इम्यूनोथेरेपी का रहता है। और ऐसे ही जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है वो भी सिर्फ कैंसर के सेल्स पे ज़्यादा काम करती है, तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं। तो हम लोग और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एल्डरली या बूढ़े बुजुर्ग लोगों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इवन बच्चों में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ की जाती है। तो डेफिनेटली, और ये यूजुअली ऐसे स्टेजेस में यूज़ किया जाता है जैसे बीमारी वापस आ गई है अगर, तो उसमें हम लोग इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करते हैं। बट अभी भी कॉमनली इंडिया में कीमोथेरेपी ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बट हम पेशेंट की एज, उनके क्या, उनको जैसे डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उस हिसाब से हम हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग डिसाइड कर दें कि हम इनको क्या कीमोथेरेपी दे सकते हैं और वो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, तो उस हिसाब से हम करते हैं। मेरा ये अगला सवाल भी यही था कि हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज है, बीपी की समस्या है उसको, तो हम उसको नॉर्मल इंसान की तरह ही ब्लड कैंसर वाले पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या फिर उनमें ट्रीटमेंट का जरिया हमें बदलना पड़ता है? कुछ जैसे हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, हमें मेन उसमें क्या है कि पेशेंट का
हार्ट का फंक्शन कैसा है वो देखते हैं, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर 40% से कम रहता है तो उनमें हमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा मॉडिफाई करके या डोज कम करके देनी पड़ती हैं, या उनको किसी दूसरे दवाओं से रिप्लेस करना पड़ता है। तो येस, डेफिनेटली वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो कीमो देने से पहले हमें पेशेंट की फिटनेस और ये सब चीज़ें देख के ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब जैसे हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें भी पेशेंट को लेने से पहले पूरी बॉडी का फुल चेकअप रहता है, पेशेंट वो सब दवाइयाँ टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हमें बैकग्राउंड में पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और उनको क्या दवाएं चल रही हैं वो सब चीज़ें साथ में अकाउंट में लेते हुए उसके बाद ही हम लोग आगे प्लान करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ब्लड कैंसर है तो एक सवाल ये भी आता है कि पूरे शरीर में हमारा ब्लड तो जाता है, तो कहीं पे अगर लगा, कहीं पे अगर ब्लड लॉस हुआ तो कोई दिक्कत आएगी, या फिर हमें एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा ब्लड पूरा चेंज करवाना पड़ेगा अगर किसी को ब्लड कैंसर? ऐसे भी कई सारे सवाल आते हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ मतलब जब भी ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो पेशेंट्स पूछते हैं कि ये इसका स्टेज क्या है। तो अब क्या है कि जैसे हमारे ल्यूकीमियाज रहते हैं, अक्यूट ल्यूकीमियाज, जिसमें हम लोग लिम्फोब्लास्टिक और माइलर ल्यूकीमिया होते हैं, तो वो जो कैंसर होते हैं उनका कोई स्टेज नहीं होता, बिकॉज वो पूरे ब्लड में ही, वो जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में ही चल रहा है, तो उसकी वजह से उसका कोई स्टेजिंग नहीं है। पर जो हमारे गांठों के कैंसर होते हैं, जो हमारी गिल्टियाँ होती हैं, तो उनको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। तो उसके स्टेजिंग होते हैं कि वो गांठ क्या हमारे एक ही पर्टिकुलर रीजन में है कि या फिर वो पेट में भी आ गई है और फेफड़े में भी है, तो उस हिसाब से स्टेजिंग रहती है। तो डेफिनेटली हमें वो सब करने के लिए पेशेंट का फुल चेकअप और कुछ इमेजिंग, CT स्कैन, ये सब करके हम पता कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टेज की आपने बात करी, तो स्टेज जानने के लिए सिम्टम्स जानना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर शुरुआती स्टेज है तो हमें सिम्टम्स नहीं मालूम होते, तो वो ब्लड कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं तो मैं चेकअप करवाने के लिए भी नहीं जाऊंगी, कोई टेस्ट करवाने के लिए भी नहीं जाऊंगी, तो वो टेस्ट भी क्या होते हैं? अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आपको पहले जाके ये टेस्ट करवाना है। हम ऐसे कैसे दर्शकों को गाइड कर सकते हैं? यस, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ब्लड के कैंसर ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रॉनिक टाइप, मतलब कि धीमी गति के कैंसर, और एक होता है कि तेजी गति के कैंसर। तो जो धीमी गति के कैंसर होते हैं वो काफ़ी बारी पेशेंट्स को पता ही नहीं चलते हैं, एंड सरप्राइजिंगली वो अपना एक रूटीन ऐसी ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे, उसमें उन्होंने ब्लड काउंट जो हमारा CBC टेस्ट होता है वो करवाया, तो उसमें वो देखते हैं कि उनका भाई WBC की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। तो उसके हिसाब से फिर वो उनके जो फिजिशियन होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आप हेमाटोलॉजिस्ट को एक बारी कंसल्ट कर लीजिए। तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। तो ये जो कैंसर्स होते हैं काफ़ी टाइम से पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं होंगे। तो एक तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। दूसरा जो मैंने अक्यूट ल्यूकीमिया का बताया, तो उसमें ल्यूकीमिया क्योंकि हमारी बोन मैरो में कैंसर सेल्स फैलने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे तीनों ब्लड के कण होते हैं, हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट, उसकी कमी करने लगते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो पेशेंट को थकान महसूस होगी, खून की कमी होने की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, शरीर का फीका पड़ना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे WBC कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन, बार बार बुखार आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। एंड तीसरा, अगर प्लेटलेट में प्रॉब्लम हुआ तो ब्लीडिंग या फिर शरीर में लाल चकत्ते पड़ना, ब्रूजिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो हो सकता है। प्लस इसके अलावा अगर रात के समय नाइट स्वेट्स बोलते हैं, मतलब पसीना आना या वेट लॉस होना, या फिर वो बेसिकली भूख कम लगने लग गई, तो उसको भी ये सब सिम्टम्स ब्लड कैंसर के हो सकते हैं। तो ये ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट अगर ऐसा लगे तो डेफिनेटली आपको अपने आसपास के फिजिशियन के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए। काफ़ी बारी क्या है कि ब्लड के कैंसर्स में हमारी शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, बरोड जिसको आप बोलते हैं, तो वो उसके बढ़ने की वजह से हमारे पेट में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो आपको वैसे नहीं पता चलेगा, बट अगर कोई डॉक्टर आपको देखें, एग्जामिन करें, तो उसमें वो शक हो सकता है उसको कि यस, इसमें खून के कैंसर के सिम्टम्स हैं। ये मोटे जो सिम्टम्स हैं वो ये रहते हैं। बिल्कुल, सिम्टम्स की बात हो गई, अभी टेस्ट करवाने की बात है। तो ऐसा कोई है कि इस एज के बाद हमें एक बार ये एक टेस्ट करवा लेना चाहिए अपनी खुशी के लिए, या फिर अपने मन की शांति के लिए, कहना भाई हमको तो नहीं है ये कैंसर, ऐसा कोई टेस्ट है?
सो अनफॉर्चुनेटली जैसे सॉलिड कैंसर्स में हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स होते हैं और गाइडलाइंस है कि भाई इस उम्र के बाद आपको ये सब टेस्ट कराना है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी 40 साल के ऊपर कराना है, वैसा ब्लड कैंसर में नहीं है। सो इवन जब मैंने बोला कि बच्चों में भी कैंसर्स हो सकते हैं, तो एक्चुअली में कोई टेस्टिंग से जो हम स्क्रीन कर सकें ऐसा ब्लड कैंसर्स के लिए नहीं रहता है। तो आपको बेसिकली अपना बॉडी की अवेयरनेस, और अगर आपको लगे कि भाई कुछ ऐसे आपको सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो आपको जाके सिंपल जो टेस्ट होता है जिससे हम स्क्रीन कर सकते हैं ब्लड कैंसर के लिए, वो होता है बेसिकली एक CBC टेस्ट। तो CBC जो होता है उसमें हमारे सारे ब्लड के पैरामीटर्स मिल जाते हैं। और फिर आगे अगर हम डायग्नोसिस के लिए बात करें ब्लड कैंसर्स की, तो उसमें हम लोग एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखते हैं, जो ब्लड को हम एक स्लाइड में रख के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें वो कैंसर के सेल्स हमें दिख रहे हैं कि नहीं। फिर उसके जो एडवांस टेस्ट होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अगर किसी में शक होता है तो हम लोग बोन मैरो की टेस्टिंग करते हैं। फिर जैसे मैंने पहले बताया, उसमें अगर लिम्फोमा का शक होता है तो हम लोग CT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड ये सब करके हम लोग देख सकते हैं कि यस इसमें शक लग रहा है, और फिर वो उसके आगे फिर उसकी लिम्फ नोड बायोप्सी और ये सब टेस्ट किए जा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। और सारे कैंसर के बारे में बात करें तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि खाने पीने की वजह से या धूम्रपान की वजह से ये कैंसर हुआ है, बट ब्लड कैंसर में ऐसा बोल सकते हैं कि खाने पीने की आदत अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से तो क्योंकि हमको सिम्टम्स ही पहले तो ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलता, तो ब्लड कैंसर में तो ये हम बोल ही नहीं सकते कि लाइफस्टाइल अच्छी रखो, खाना पीना अच्छा रखो, या फिर आपने बहुत धूम्रपान किया इसके वजह से आपको ये कैंसर आया, तो उस बारे में आप क्या कहना? तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि ब्लड कैंसर क्यों होते हैं। अभी हमें पता है कि लंग कैंसर हो रहा है कि भाई स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं तो उसमें तो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, बट ब्लड कैंसर में ऐसा है नहीं। बट फिर भी हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट अपनी हेल्दी वेट मेंटेन करिए, अपनी लाइफस्टाइल वगैरह वो अच्छा रखिए, खाने के हैबिट्स अच्छे रखें। बिकॉज अभी क्या है कि वो डेटा आया नहीं है एग्जैक्टली कि भाई इसके वजह से हो रहा है, बट कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ऑयल हो गया, तो वो जो पुराना ऑयल होता है जिसमें बार बार हम लोग चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है कैंसर। सो अभी ये सब चीज़ें मतलब जस्ट हम अगर प्रिवेंशन करने की बात करें तो ये सब अगर हम अवॉइड करके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस रखें, तो आई थिंक वो बेटर चीज़ रहेगी अगर आपको कोई भी तरीके के कैंसर से बचना है। बट एज सच अभी कोई ब्लड कैंसर की स्क्रीनिंग और ये सब नहीं हो सकता। तो अगर कोई सिम्टम ऐसे लग रहे हैं तो आप जस्ट जाके अपना CBC का टेस्ट या फिर एक सिंपल सोनोग्राफी करा के आप आगे अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और CBC नॉर्मल टेस्ट है, हम साल में 1-2 बार तो करवा ही सकते हैं अपनी खुशी के लिए, या शरीर में और कोई तकलीफ ना है उसके लिए भी। जरूरी नहीं कि हर बार कैंसर के लिए हम ये टेस्ट करवाएं। आगे ट्रीटमेंट की बात करें, इंडिया में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में कितना आ गए, और यहाँ पे ऐसे कोई रिसर्च सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि ब्लड कैंसर बहुत कम लोगों को इतना जल्दी हाईलाइट नहीं होता कंपैरेटिवली अदर कैंसर्स। तो और जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया कि रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च सेंटर अवेलेबल है? इंडिया में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, इफ़ आई हैव टू से। तो जैसे दिल्ली में एम्स है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। फिर साउथ में CMC वेल्लोर है। तो यहाँ सब इन सब जगहों में उनके पास काफ़ी रिसर्च फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू भी रहती है। तो डेफिनेटली कैंसर, स्पेशली ब्लड कैंसर में काफ़ी सारी ट्रायल्स और रिसर्च ऑनगोइंग है। और इंडिया में मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि हमारे जो काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं कैंसर के लिए, पहले हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बट अब वो इंडिया के अंदर ही हमारी फार्मा कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं और काफ़ी अच्छे मतलब सस्ते दामों पे पेशेंट्स को अभी मिल जाती हैं। तो उससे हमारा भी काम आसान हो जाता है और पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। सो ये तो है ही, प्लस रिसर्च जो हो रही है वो कैंसर की, जैसे इम्यूनोथेरेपी की मैंने बात करी, तो उसके रिगार्डिंग भी हो रही है। प्लस अभी रिसेंटली जो हमने CAR T-सेल थेरेपी जो इंडिया में आया है उसके लिए भी, और बीमारियों के लिए, मेनली वो अभी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एज वेल एज जो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है उसके लिए अभी यूज़ होती है। बट जैसे मल्टीपल माइलोमा के लिए भी रिसर्च चल रही है। तो इवन ये सब के ट्रायल्स के जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, और ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से बाहर की कंट्रीज़ में जो है हमारे जो ये CAR T-सेल थेरेपी का जो कॉस्ट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहता है। बट इंडिया में ये हमें काफ़ी कम रेट में अराउंड 20 से 25 लाख में मिल रहा है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ ब्लड कैंसर। डॉक्टर, ब्लड कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं?
सो ब्लड कैंसर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं होता है, सॉरी टू से दैट, बट अभी हमारे पास कोई ऐसी तरीके नहीं है जिससे हम प्रिवेंट कर सकें. बट हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अपना वेट मेंटेन करिए, मेंटल रिलैक्सेशन जैसे योगा ये सब करके आप अपना स्ट्रेस वगैरह कम कर सकते हैं. एंड उस हिसाब से हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि आप अपना रेगुलर जो डाइट है वो अपना हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, और साथ में ही अपना जो CBC का टेस्ट होता है वो आप जैसे स्पेशली अगर आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं, 40+ हो गए हैं, तो आप एटलीस्ट साल में एक बार अपना ब्लड का रिपोर्ट CBC वो करवा सकते हैं. बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया कि हम कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट की शुरू करते हैं तो पहले उसका मेडिकल हिस्ट्री पूरा जान लेते हैं. अभी ये दौर है कि हमने पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, वो अभी अच्छा हो गया है, अभी पोस्ट केयर की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो कैंसर पेशेंट को ध्यान में रखनी है? यस, तो जब हमारे पेशेंट्स जो हैं हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है कि ये सब ट्रीटमेंट से काफ़ी बारी पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो पोस्ट ट्रीटमेंट, वंस ट्रीटमेंट फिनिश हो गया, पेशेंट क्योर हो गया, बट स्टिल हम उनको प्रिकॉशंस बोलते हैं लेने के लिए कि आप एटलीस्ट खाने में एंड ऐसा नहीं करें कि हम पेशेंट को वापस से कोई इन्फेक्शन हो जाए, बिकॉज इम्यूनिटी अच्छी नहीं है. तो बेटर है कि आप फ्रेश कुक्ड फूड एकदम इमीडिएटली खा लें, घर का खाना प्रेफरेबली लें. फ्रूट्स वगैरह डेफिनेटली हम एडवाइस करते हैं कि आप ले सकते हो, क्योंकि आपको एक बैलेंस डाइट रखना है, उस हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है. प्लस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और योगा ये सब करें तो एटलीस्ट मेंटली, बिकॉज ये सब पेशेंट्स क्या है कि इतना कीमो और हॉस्पिटल में बार बार आने जाने की वजह से थोड़ा उनको स्ट्रेस उस हिसाब से रहता है. प्लस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कि हम वापस ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तो ये मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज योगा ये पेशेंट्स कर सकते हैं. प्लस एक बार ये ट्रीटमेंट फिनिश हो गया फिर भी पेशेंट को हम लोग फॉलोअप में रखते हैं. तो वंस ट्रीटमेंट फिनिश हुआ तो 3 महीने, फिर बाद में 6 महीने में, ऐसे करके हम लोग 2 से 5 साल तक पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं कि उनको कोई और प्रॉब्लम या साइड इफ़ेक्ट्स ना, बाद में लेटर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ना हो. वो चीज़ एक ज़रूरी रहती है पेशेंट्स. और 5 साल के बाद अगर कैंसर वापस नहीं आया तो वो लाइफ में वापस नहीं आएगा, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं? तो जैसे अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो एक ऐसा कैंसर होता है जो हमेशा क्योर नहीं भी हो सकता है. और दूसरी साइड ऐसा भी कैंसर हो सकता है जो एक बार हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ऑलमोस्ट 95% केसेस में वापस नहीं आएगा. बट ये केस टू केस डिपेंड करता है, और उसमें काफ़ी सारे 5% लेफ्ट. यस, सो डेफिनेटली. एंड कुछ कैंसर जैसे क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया एक तरीके का कैंसर होता है, वो जैसे हम लोग BP शुगर की दवाइयाँ लेते हैं उसी की तरह पेशेंट को लाइफ लॉन्ग उसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो क्या है, केस टू केस एंड टाइप ऑफ डिजीज पे वो डिपेंड करता है. और उसमें एज भी उतनी ही मैटर करती है. हाँ, सो जो ये बीमारियाँ होती है क्रॉनिक माइलर्ड, तो ये यूजुअली 40s 50s में रहती हैं. So those patients have to take treatment continue. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ट्रीटमेंट के बाद कोई भी पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीना है तो उसको 2 या 5 साल और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर 5 साल के बाद वो एकदम पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकता है. यस, सो कुछ जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, वो एक बहुत अच्छा तरीके का कैंसर है इन द सेंस कि उसमें क्योर रेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो ये पेशेंट यूजुअली 6 महीने के बाद अपना रूटीन काम वगैरह कर सकते हैं, और उनको यूजुअली कोई आगे चल के दिक्कत आती नहीं है, एंड दे कैन कंटिन्यू टू लिव नॉर्मल लाइव्स. हमारे काफ़ी पेशेंट्स तो दे हैव गॉन ऑन टू हैव देयर फैमिली ऑल्सो, फिर दे हैव हैड मतलब बच्चे भी हुए हैं उनके. तो अपने नॉर्मल जैसे रूटीन नॉर्मल पॉपुलेशन है जो कैंसर से पीड़ित नहीं है, उस हिसाब से वो अपने नॉर्मल लाइफ डेफिनेटली जी सकते हैं. बिल्कुल, काफ़ी सारा पोर्शन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और हम दर्शकों को एंड टू एंड तक बता दे सकते हैं अभी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या खाना पीना है, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल भी हेल्दी रखनी है. और अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं शुरुआती तौर पे तो ये टेस्ट, खास करके CWC का टेस्ट, CBC का टेस्ट की हमने जो बात की वो आपको करवाना रहेगा. साथ ही में एक बात दर्शकों को एंड में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल और ब्लड कैंसर आगे ना बढ़े, वो दोनों पर? सो ब्लड कैंसर जो है एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स बीमारियां रहती हैं. तो अगर आपके किसी फैमिली में कोई मेंबर या आपका कोई फ्रेंड हो जिसको ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो डेफिनेटली उनको एक हेमाटोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज्ड होता है इन बीमारियों के लिए, उनसे कंसल्टेशन डेफिनेटली करना चाहिए. बिकॉज क्या है कि हर पेशेंट के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे देना है. तो आप अपने हेमाटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करके उन पे ट्रस्ट करके यू कैन फॉलो कि वो क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या क्या आपको प्लानिंग दे रहे हैं थेरेपी का,
उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा जो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करके एंड मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करके आप यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर फ्रॉम कमिंग इन। एंड ब्लड कैंसर जो है वो एक डेथ सेंटेंस नहीं है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने डिस्कस किया 80-90% ब्लड कैंसर्स जो है वो हम पूरी तरीके से क्योरेबल कर सकते हैं। इंडिया में वो ट्रीटमेंट्स अब अवेलेबल हैं, जो हमारे US या UK में ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं वैसे ही अच्छे ट्रीटमेंट्स इंडिया में क्वालिफाइड हेमाटोलॉजिस्ट हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं सोचना है कि ब्लड कैंसर है तो अब ज़िंदगी ख़त्म है। तो इसको एक स्टेप लेके आगे आपको फुल अपने विल के साथ में आगे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और इससे घबराना नहीं है कि ब्लड कैंसर से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और न्यूज़ कैपिटल गुजरात और जायडस हॉस्पिटल दोनों की एक ही पहल है, कैंसर से डरना नहीं है, उसको क्योर करना है। Yes, तो जिस तरह से हमने बात की डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ઇન્ફોર્મેશન્સ કે लिए। તો દર્શક મિત્રો, બ્લડ કેન્સર વિશે આજે વાત કરી અને તેને કેવી રીતે ક્યોર કરી શકાય છે, તેની ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ડિયામાં ખાસ કરીને કઈ કઈ રીતે અવેલેબલ છે, એજ ગ્રુપ વાઇઝ એ ટ્રીટમેન્ટને ડોક્ટર્સ કેવી રીતે સજેસ્ટ કરતા હોય છે અને તમારી લાઇફસ્ટાઇલ સાથે કેવી રીતે બેલેન્સ કરવાની છે તેના ઉપરની આ ચર્ચા હતી। આ ચર્ચામાં હાલ સમય થયો છે રજા લેવાનો। રજા આપશો, નમસ્કાર।